Good morning students, how are you all? Dear students, today again we are here with new topic that how to write the expression for equilibrium constant K. We have already discussed about the law of chemical equilibrium. So by using law of chemical equilibrium we can write the expression for equilibrium constant. But what things we have to keep in mind while writing the expression for equilibrium constant? So let us start with this topic. So in writing expression for equilibrium constant, active mass of pure solid is constant irrespective of the amount. इसका मीनिंग क्या है? एक्टिव मास ऑफ सब्सटेंस मींस एक्चुअली हाउ, मान लो सब्सटेंस हमने लिया है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिया है, इट इज नॉट नेसेसरी all the particles या all the reactant molecules participate in the chemical reaction. So only those reactant molecules which are participating in the chemical reaction that constitute active mass of the substance. तो इसीलिए एक्टिव मास यहाँ पर मीनिंग है कि एक्चुअल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो एक्चुअल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, तो उसको एक्टिव मास बोला गया है. बट जनरली हम जो है कंसंट्रेशन को ही एक्टिव मास लेकर के चलेंगे. एंड प्योर लिक्विड अगर हमारे पास प्रेजेंट है बट वो एक्सेस में है, उस केस में उसका एक्टिव मास भी क्या लिया जाता है? कांस्टेंट लिया जाता है. तो प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन जो है वो यूनिटी ली जाएगी, बॉन्ड ली जाएगी. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाई वी आर टेकिंग दीस कंसंट्रेशंस कांस्टेंट और यूनिटी. तो देखो, मोलर कंसंट्रेशन मींस क्या होता है? Molar concentration means moles per liter, which is obtained by dividing number of moles with the volume of solution in liter. तो फॉर्मूला क्या होता है? Molar concentration it is equal to number of moles of substance divided by volume of substance. तो number of moles का फॉर्मूला क्या होता है? Mass of substance divided by molar mass. तो mass divided by volume, ये क्या हो जाएगा? डेंसिटी, और मोलर मास नीचे आ जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास. हम देखो बात करते हैं कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ ए पार्टिकुलर सब्सटेंस एट पार्टिकुलर टेंपरेचर इज कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड नॉट ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. तो जिस वजह से डेंसिटी जो है अगर सब्सटेंस की पार्टिकुलर टेंपरेचर पर कांस्टेंट है, मोलर मास भी कांस्टेंट है, तो दोनों का रेशियो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा. इसीलिए मोलर कंसंट्रेशन प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की कांस्टेंट ली जाती है. तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स दैट हाउ टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो लेट अस डिस्कस दीस एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल इज N2 gas plus 3H2 gas. These give products 2NH3. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में N2H2 और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और अमोनिया गैसेज हैं. बट समटाइम्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इनकी कंसंट्रेशन दी जाती है. तो उस केस में हम क्या करेंगे कि दोनों एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखेंगे. KC जो लिखा रहेगा, कैसे लिखा जाता है? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. तो क्या लिखा जाएगा? NH3 है गैस, इसकी कंसंट्रेशन पावर रेज टू बाय 2 डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ N2 पावर रेज टू बाय 1. ऑलरेडी लिखेंगे नहीं. कंसंट्रेशन ऑफ H2 गैस पावर रेज टू बाय 3. यहां पर भी गैस लिखेंगे. बट जब ये रिएक्शन जो है गैसियस स्टेट में हो, बताइए दी तो गैसेस में, अगर कंसंट्रेशन दिए हो तो तभी एक्सप्रेशन यूज करेंगे. अगर हमारे पास इनके प्रेशर दिए हुए हों तब हम Kc की जगह पे क्या लिखेंगे? Kp लिखेंगे. तब क्या हो जाता है? प्रेशर ऑफ NH3 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ N2 रेज टू पावर 1 इनटू प्रेशर ऑफ H2 रेज टू पावर 3. तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा Kp का. सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं. ये जो रिएक्शन है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है. इथेनॉइक एसिड है, इथेनॉल रिएक्ट करता है, एस्टर फॉर्मेशन होती है, इथाइल इथेनोएट बनता है, एस्टर का नाम प्लस H2. तो यहाँ पर जो H2 लिया गया लिक्विड, ये एक्सेस में नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि जितना ज्यादा रिएक्शन होगी उतना अमाउंट बनती है इसकी, एक्सेस में हमने नहीं लिया है. तो उस केस में एक्सप्रेशन जो लिखा जाएगा तो के सी का लिखा जाएगा के सी इज इक्वल टू
concentration of ester CH3COO C2H5 into concentration of H2O divided by concentration of CH3COOH into concentration of C2H5OH इथेनॉल। सभी की कोफिशिएंट 1 है, इसीलिए e रेज़ टू पावर बाय 1। थर्ड एग्जांपल हम ले रहे हैं अमोनिया की हाइड्रोलिसिस। तो अमोनिया हाइड्रोलाइज होगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि वीक बेस होता है NH4++ OH- aqueous। तो यहाँ पर जो वाटर लिया गया है H2 लिक्विड, दिस इज इन एक्सेस, क्योंकि अमोनिया जो है वाटर में सोल्यूबल होता है, पोलर होते हैं दोनों। तो कितनी भी अमाउंट ले लो वाटर की, कम ले लो ज्यादा ले लो, अमोनिया सोल्यूबल होता है। तो यहाँ पर वाटर को एक्सेस में लिया गया है। तो पहले तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे, किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ NH4+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2। बट यहाँ पर H2 एक्सेस में है तो हमने क्या पढ़ा है, कोई लिक्विड एक्सेस में होता है तो उसकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट लिया जाता है। तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा, फाइनल एक्सप्रेशन लिखा जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ NH4+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH3। सो दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द Kc, नोट दिस, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट केस डिस्कस करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन है बाय हीटिंग कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। तो ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। अगर जनरली सीधा एक्सप्रेशन हम लिखें तो क्या लिखा जाएगा, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CaO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 गैस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 सॉलिड। अब CaO CaCO3 both are solids and concentration of pure solids taken as unity। तो उस केस में इन दोनों की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो Kc किसके बराबर आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 गैस। अब CO2 तो गैस है तो गैस का तो प्रेशर होगा, तो यहाँ पर उसको हम KCO से रिप्लेस कर देंगे, Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2। तो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन rate of reaction when value of equilibrium depend only on the pressure of gases reactant or product। तो उसमें Kp लिखा जाता है, Kc हम नहीं लिखते। So these are the some expression that we have write on the basis of the express how to write the expression for equilibrium constant। अब हम बात करते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है उसकी यूनिट क्या होगी। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल लें या ये कोई भी एग्जांपल हम लें तो यूनिट जो लिखी जाएगी उसके इसमें क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन है, ऊपर भी कंसंट्रेशन टर्म है, नीचे भी कंसंट्रेशन टर्म है। ऊपर भी क्या होगा, मोल पर लीटर, नीचे भी क्या होगा, मोल पर लीटर। बट ये जो एक्सप्रेशन जब हम लिखेंगे तो उस केस में क्या होता है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर इक्वल, अगर दोनों सेम होते हैं तो उस केस में जो यूनिट है K की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वो डायमेंशन लेस होती है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। कब, जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बोथ आर सेम, इन दैट केस K हैज नो यूनिट, K इज डायमेंशन लेस। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने पढ़ा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स व्हिच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का अकॉर्डिंग जो लिखा जाता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K होता है। इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। जो K की वैल्यू है उससे रिएक्शन का पता लगाना कि कितनी रिएक्शन हो चुकी है, कितनी मात्रा रिएक्शन की कंप्लीट हो चुकी है। तो फर्स्ट पॉइंट इज, अगर K की वैल्यू लार्ज होती है, ग्रेटर देन 10⁸, K की वैल्यू 10⁸ से ज्यादा आती है तो दिस शोज दैट फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शन होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फेवर करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा मूव करती है। अगर K की वैल्यू इंटरमीडिएट है, 10⁻³ से 10⁻³ के बीच है, इन दैट केस जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कंपेरेबल है।
यानी कि वो लगभग एक दूसरे के पास है, रिएक्शन जो है लगभग हाफ कंप्लीट होने वाली है या हो चुकी होती है। सी लो वैल्यू ऑफ के, अगर के की वैल्यू 10⁻³ से कम आती है तो इट मींस बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फेवर करती है। नेक्स्ट है प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन। देखो इक्विलिब्रियम में कोई रिएक्शन है, हमें इसकी डायरेक्शन का पता लगाना होगा। तो देखो जब केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है तो आपको पहले बताया जा चुका है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स आर रिएक्टेड। ये जरूरी नहीं है कि जब हाफ रिएक्टेंट्स रिएक्शन कर जाएगी, उनकी हाफ अमाउंट रिएक्शन कर जाएगी तब इक्विलिब्रियम आता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन में भी आ सकता है, मिड पॉइंट पे भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है। तो हम बात कर रहे हैं, देखो जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तब कंसंट्रेशन का जो रेशो होता है, जो हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं, तो वहां से जो रेशो आता है कंसंट्रेशन का, उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बोलते हैं। बट एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन अदर देन द स्टेज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज को छोड़कर या उससे पहले या उसके बाद में कंसंट्रेशन रेशो, जो कंसंट्रेशन का रेशो होता है कौन सा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स का, एज गिवन बाय द एक्सप्रेशन फॉर द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जैसे कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं, ऐसे ही अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ना हो, या तो इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले हो या इक्विलिब्रियम होने के बाद की स्टेज में जा चुकी हो, तो उस केस में इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले या बाद में, यानी कि केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा उस केस में तो रिएक्शन जो है वो लगभग कांस्टेंट हो जाती है, मीन एट एनी स्टेज अदर देन द केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आने से पहले की बात करेंगे, ठीक है, बाद की बात तो बाद में तो इक्विलिब्रियम आ गया, फिर तो उसके बाद तो जो है रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ही रहेगी। तो जब इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता है उससे पहले किसी भी स्टेज पर अगर केमिकल रिएक्शन है और कंसंट्रेशन का रेशो अगर हम लिखें, जैसे कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए लिखते हैं, तो उस रेशो को, उस कंसंट्रेशन रेशो को रिएक्शन कांस्टेंट या कंसंट्रेशन कांस्टेंट कहा जाता है और उसको Q से या QC से रिप्रेजेंट किया जाता है। QC इज इक्वल टू सेम एक्सप्रेशन रहेगा x की पावर x, y की पावर y, कंसंट्रेशन a की पावर a, b की पावर b, बट ये जो इस टाइम पर है दिस इज नॉट एट इक्विलिब्रियम स्टेज, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा है ये इक्विलिब्रियम स्टेज पर नहीं है। तो अब देखो ये जो QC की वैल्यू है ये या तो K के बराबर होगी या K से कम होगी या K से ज्यादा होगी। अगर Q की वैल्यू K से कम हो तो वो क्या करेगी, K को इंक्रीज होगी, K को बराबर करने की कोशिश करेगी, तो उस केस में रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर Q और K की वैल्यू बराबर है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है, अगर Q की वैल्यू K से ज्यादा है तो रिएक्शन Q को अप्रोच करेगी तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आने के लिए इसको अप्रोच कर सकती है, इसीलिए वह रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है। तो क्या होगा, न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, केमिकल रिएक्शन दी होगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स गिवन होंगे और आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन लिखना है, उसके बाद आपने Q की वैल्यू निकालनी है और K की वैल्यू आपको गिवन होगी, तो दोनों को कंपेयर करना है। अगर Q की वैल्यू कम है K से तो फिर वो K के बराबर होना चाहेगी, इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करना चाहेगी, तो वो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर वो Q की वैल्यू K से ज्यादा है तब उस केस में बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फेवर करती है रिएक्शन एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड, और अगर दोनों बराबर वैल्यू आती है तो वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।